गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर नीलम गुप्ता आप पीएससी पार्ट 2 के विद्यार्थियों को थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में पिछली मेरी जो क्लास हुई थी उसमें मैंने मोनो एटॉमिक आइडियल गैस से आपको बताया था कि किस प्रकार से हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में मोनो आइडियल गैस से यह निकाल सकते हैं कि मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के लिए क्या हमारे पास स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होती है और इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी काइनेटिक थियरी से जो रिजल्ट हमारा आया था वह इस स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से भी हमारे पास वही रिजल्ट प्राप्त होता है। अब अगला हम पढ़ेंगे कि बैरोमेट्रिक इक्वेशन क्या है। क्योंकि अभी तक हम जब पढ़ रहे थे तो हमने पिछली सेक्शन में या पिछले आर्टिकल्स तक यह कंसीडर किया था कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी गैस के, उन मॉलिक्यूल्स के पास जितनी भी एनर्जी है वो पूरी की पूरी एनर्जी गतिज ऊर्जा के रूप में है। और हमने यह भी कंसीडर किया था कि उनके ऊपर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड का भी कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब हम कंसीडर करेंगे जब हम बैरोमेट्रिक इक्वेशन की बात करते हैं, नाउ वी कंसीडर दैट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज अकर्स ऑन द एयर। द ओरिजिन ऑफ 3-dimensional coordinate system is taken as Earth surface and z-axis is directly vertically upward, is directed vertically upward direction। यहाँ हमने ये कंसीडर किया है कि पृथ्वी की सतह पर 3-dimensional coordinate system है, हमारे पास कार्तीय निर्देश तंत्र है और उसमें जो z अक्ष है वह वर्टिकल ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर है। हमने इसमें कंसीडर किया एक वायु स्तंभ को जिसकी लंबाई z अक्ष के समानांतर है, जिसका बेस एरिया a है अर्थ के सतह पर। कन्वीनियंसी के लिए हमने कंसीडर किया, सरलता के लिए हमने कंसीडर किया कि जो वायु है इसका तापमान जो T है वो हमेशा एक समान रहेगा, उसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जबकि ऐसा हम जानते हैं कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता है, but it nearly remains constant at the stratosphere layer of the earth। और हमने यह भी माना कि जो हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² है और पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको हमने कहा एक निश्चित सेल में h हाइट z, द पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा जो है वो mg और z से है। हम जानते हैं कि h ऊंचाई पर किसी भी कण की स्थितिज ऊर्जा को हम mgh से व्यक्त करते हैं। यहाँ हमने h ऊंचाई की जगह z ऊंचाई लिया है, इसलिए हमने उसको mgz कह दिया। सो द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज mgz प्लस 1/2 mv²। और हम यह भी जानते हैं कि अभी तक हमने पढ़ा था कि जो पार्टीशन फंक्शन है दैट इज इक्वल टू z इज दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय z and z is equal to exponential summation is taken over I exponential minus of epsilon I upon kt। और हमने ये वैल्यूज रख दी यहाँ पर एप्सिलॉन I की। सो एप्सिलॉन I की वैल्यूज रखी तो हमने 1/h is the volume in 6-dimensional space। so 1/h integral dx dy integral exponential minus mgz upon kt dz again double integration exponential of minus mv²/2 dvx dvy और dvz, where h is dx dy dz dpx dpy और dz। Now we consider the solution of this integral with respect to x and y and area A। ये हमने जो वायु स्तंभ कंसीडर किया था, हमने क्या कहा था कि हमारे पृथ्वी की सतह पर 3-dimensional एक्सेस है और जो एयर कॉलम है वो हमारा उसका बेस एरिया A है, उसकी लंबाई जो है दैट इज पैरेलल टू द z एक्सिस। नाउ द सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू z इज kt अपॉन mg, सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल टर्म। एंड द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल is this triple integral, this only two, it should be triple integral, this is equal to 2 pi kt upon m to the power 3/2। so remains a upon h kt upon mg into 2 pi kt upon m to the power 3/2। This is represented by equation number 3।
Since the number of molecule in ith cell are represented by Ni, so Ni is equal to N upon Z exponential epsilon I upon Kt, where hence Ni is equal to, by substituting the value of Z, N mg upon Akt H 2 pi Kt upon m to the power minus 3 by 2 exponential of minus mvi square upon 2 Kt plus mg Z। यदि मान लो हम ये कंसीडर करें कि फेज स्पेस की ith सेल पर का जो वॉल्यूम है वो बहुत ही छोटा है, in that case the number of molecule in that infinitesimal volume element, it is denoted by d6n is equal to n mg upon a kt 2 pi kt upon m to the power minus 3 by 2 exponential of minus p square upon 2 m kt plus mgz dx dy dz dvx dvy dvz, where we consider the this number of molecule in infinitesimal volume element is depend upon the sixth differential. For finding the distribution with respect to z, we integrate this equation number 4 with respect to all variables except z. So this dnz is equal to n mg upon kt exponential of minus mgz upon kt into dz. Here this dnz is the number of molecule in a disk of area A and width dz at a height z from the earth surface. So the ratio of number of molecules at the heights z1 and z2 is dn2 upon dn1 is equal to exponential of minus mg z2 minus z1 upon kt. There were a French physicist Jean Perrin in 1909. He determined the Avogadro number using this formula, equation number 6. Using this formula which is given here by equation number 6. Instead of calculating the number of molecules in the earth surface, उसने यहाँ पर जब एवोगाड्रो नंबर को निकाला था तो अर्थ की सतह पर बजाय कैलकुलेशन करने के लिए उसने कंसीडर किया सस्पेंशन पार्टिकल्स इन ए कॉलम ऑफ लो डेंसिटी लिक्विड। उसने यह भी कैलकुलेट किया कि हमारे पास जो इक्वेशन 6 में जो k कांस्टेंट को यूज करा है उस k कांस्टेंट का मान भी निकाला और उसने यह देखा और उसने यह बताया कि एवोगाड्रो नंबर जो है दैट लाइज बिटवीन 6.5 into 10 to the power 26 to 7.2 into 10 to the power 26, जबकि हमारे पास जो एक्चुअल एवोगाड्रो नंबर है वो हमारा कितना आता है 6.0251 into 10 to the power 26 molecule per kg mole. So by integrating this equation number 4 with respect to px, py and pz, the distribution of molecule in ordinary space can be obtained. That is equal to d cube n upon dx dy dz is equal to n mg upon akt exponential of minus mgz upon kt. So now we consider from the equation of state p is equal to n kt, where n is the number of molecule in unit volume. So p is equal to d cube n upon dx dy dz into kt by substituting this value from equation number 7. So this p is equal to n mg upon a into exponential of minus mgz upon kt. When we consider this z is equal to 0, then in that case when we consider z is equal to 0, this p is equal to n mg upon a and it is denoted by p naught. So this p is equal to p naught exponential of minus of mgz upon kt, and this is represented by equation number 9, and this equation number 9 is known as barometric equation of atmosphere. This equation shows that the variation of pressure of isothermal atmosphere of having one kind of gaseous molecules with the height, but in real sense the temperature of atmosphere is not uniform. It was supposed, but it is not uniform, and atmosphere is a mixture of different type of gases. So by taking the logarithmic of equation number 9, we have log p is equal to log p naught minus mg upon kt into z. If we plot a graph between log p and z, it comes out to be a straight line whose gradient, अगर हम एक ग्राफ खींचे
एक्स एक्सिस पर हम LNP ले लें और वाई एक्सिस पर अगर हम Z ले लें तो हम देखते हैं कि यह एक स्ट्रेट लाइन आती है और उस स्ट्रेट लाइन का की जो प्रवणता है वो कितनी आती है, -mg/kT. अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन रिसीव्ड फ्रॉम द रॉकेट द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर comes out to be 227 Kelvin. So this is the barometric equation which we can derive from in the classical statics. Now we consider the principle of equipartition of energy. चूंकि हम फिर पिछली क्लासेस में पढ़ चुके थे कि जो हमने लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को डिराइव किया था, that was derived on the basis of kinetic theory of gases. But in this case, here we will derive the law of equipartition of energy is due to the result of Maxwell-Boltzmann statics. In general, the energy of a molecule is a function of all coordinates of that cell in a phase space in which the phase point of that molecule exists. Suppose we consider Z is an arbitrary coordinate and the energy associated with the Z coordinate is epsilon Z. अब अगर हमने ये कंसीडर किया कि मान लो हमारे पास फेज स्पेस में जो मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, देन द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन कोऑर्डिनेट z कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पार्टीशियन फंक्शन कैपिटल Z by integrating all the coordinates except Z. So as a result we have the equation dnz is equal to a into exponential of minus epsilon z upon kt into dz, where a is a constant and independent of z. So the total number of particle is n is equal to integral of dnz, so it is equal to a integral of exponential minus epsilon z upon kt into dz. Now the energy of the particles correlated with the z coordinate, this is represented by uz. So uz is equal to integration epsilon z dnz is equal to a integration epsilon z exponential of minus epsilon z upon kt into dz. Now the mean energy of the particle epsilon bar z is equal to uz upon n. Now if energy epsilon z is a quadratic function of z, that means its form is epsilon z is equal to az square, where a is a constant, and if the limit of z is 0 to infinity or from minus infinity to plus infinity, then this epsilon bar z is equal to integral az square exponential of minus az square upon kt into dz upon integration of exponential minus 8z square upon kt into dz. That is comes out to be equal to 1 upon 2 kt. So for each coordinate for which the energy fulfill the condition being a quadratic function of coordinate in equilibrium, the mean kinetic energy per molecule is 1 upon 2 kt at the temperature T. This is the general statement of law of equipartition of energy. Translational velocity components coordinates Vx, Vy or Vz fulfill the condition because, for example, the energy associated with Vx is 1 upon 2 mvx square. And the range of this each coordinate extend from minus infinity to plus infinity. Similarly, the displacement x of the simple harmonic oscillator also fulfill the above condition because of the potential energy of the oscillator is kx square, where k is a force constant. The potential energy of the gravitational field does not fulfill the above condition because in that case the potential energy mgz is a linear function of z. Therefore, mean gravitational potential energy will not be equal to 1 upon 2 kt. Similarly, the quantum system does not fulfill the above condition as the energy of a quantum system is discrete. So this is the statistical result by which we can say that according to law of equipartition of energy, the mean energy is represented by 1 upon 2 kt. So I think you have to understand this situation. In the next class, we will consider the specific heat of diatomic gases or specific heat of solids and so on. So thank you for today. Thanks.